नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत की 140 करोड़ की आबादी में से महज 1 करोड़ 40 लाख की आबादी के पास केंद्र या राज्य सरकार की किसी न किसी तरह की नौकरी है। यह आकलन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की साल 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हर 100 नौकरियों में से केवल 2 नौकरियां सरकारी नौकरियों के अंतर्गत आती हैं। अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बात किया जाए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक गैर सरकारी संस्था है जो समय समय पर भारत में रोजगार बेरोजगार की स्थिति के बारे में आकलन करती है, आंकड़े जारी करती है। तो इस संस्था के मुताबिक भारत की केंद्र सरकार की कुल नौकरियों की संख्या महज 35 से 40 लाख के आसपास है। यह आंकड़ा इसलिए बताया गया ताकि आप समझ पाएं कि भारत के रोजगार के बाजार में सरकारी नौकरियां इतनी कम है कि जब भी आप भारत में रोजगार बेरोजगार, कमाई, आमदनी, महंगाई, गरिमापूर्ण जीवन के बारे में सोचें तो कभी भी केवल सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखकर कभी मत सोचें। अगर ढंग की नौकरियों के लिहाज से बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर की चंद नौकरियों को छोड़ दें, जिनकी संख्या मुश्किल से 10 लाख भी नहीं होगी, तो सारी की सारी नौकरियां काम ज़्यादा लेती हैं, मेहनताना बहुत कम देती हैं। काम लेने के नाम पर शोषण किया जाता है, सैलरी देने के नाम पर खैरात बांटी जाती हैं। ज़्यादातर नौकरियों में जो सोशल सिक्योरिटी नाम की जो चीज़ होती है वह होती नहीं है। पेंशन की सुविधा तो भूल ही जाइए। मतलब रात दिन खट खट करके काम कीजिए और इस तरह से काम करते हुए जीवन का 50 साल काट लीजिए, मगर उसके बाद के जीवन का इंतजाम कैसे हो, इसके लिए किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में नहीं होती है। सरकार की पेंशन योजना के तहत अटल पेंशन योजना चलती है, जिसके तहत 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन देने का प्रावधान है। इसके पेच इतने ज़्यादा है कि ज़्यादातर कामगार इस योजना का अभी जो हाल फिलहाल स्थिति है वहाँ पर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हाल फिलहाल पेंशन को लेकर के मोदी सरकार ने जो यू टर्न लिया है और पुरानी वाली पेंशन की व्यवस्था बेहतर थी या नई वाली बेहतर थी, इस तरह की जो बहस चल रही है, असलियत में कहा जाए तो इस बहस से केवल वही जुड़े हैं जिनके पास केंद्र या राज्य की किसी न किसी तरह की नौकरी है। भारत में अगर आपके पास अच्छी खासी खेती नहीं है, अच्छा खासा कारोबार नहीं है, आपकी पैतृक और मातृक विरासत दमदार नहीं है, तो नौकरियों की जो दुनिया है, उस नौकरियों की दुनिया में अगर आपके पास अच्छी खासी सरकारी नौकरी नहीं है तो समझिए कि आप वहाँ पर फंसे हैं जहाँ पर भारत की बदहाली रहती है। इस बदहाली का ही नतीजा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने में 15,000 रुपए के आसपास झूल रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर अंध राष्ट्रवाद की खेती ना करते तो राष्ट्रवाद के बारे में जब भी सोचा जाता तो देश के लोगों को राष्ट्र से अलग करके नहीं सोचा जाता। देश लोगों से ही बनता है, देश के लोग ही राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं। इसीलिए राष्ट्रवाद की मुट्ठी बांधकर जब वाकई ईमानदारी से राष्ट्र की चर्चा होती तो देश के लोगों की बेरोजगारी की चर्चा जरूर होती। हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी शोषणकारी मेहनताना देने वाले भारतीय रोजगार बाजार पर जमकर चर्चा होती, न्यूनतम मजदूरी की बात होती, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी शर्तें होती हैं उन पर बात होती। मगर दुख की बात यह है कि भारत के राजनीति के शीर्ष पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदहाल भारत की इन गहरी परेशानियों पर कभी ध्यान तक नहीं देते हैं, और अगर बात भी करते हैं तो इस लहीजे से कि केवल और केवल वोट की गोलबंदी हो पाए और कुछ भी ना हो पाए। एक तरफ नरेंद्र मोदी विश्वगुरु का जुमला फेंकते हैं, अपने कार्यकाल को अमृतकाल कहकर प्रसारित करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी नौजवान को कह दिया जाए कि आप भारत में नौकरी करना पसंद करेंगे या विदेश में, तो मुमकिन है कि ज़्यादातर नौजवान यही देखेंगे कि कहां पर अच्छा पैसा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ना तो विश्वगुरु का जुमला काम करता है और ना ही अमृतकाल का नारा। अकुशल क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादातर नौजवान किसी विषय पर सोचते हैं तो केवल इस विषय पर कि वह कहां पर काम करेंगे कि उन्हें इतना पैसा मिले कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें थोड़ी आसान हो पाएं। इसी संदर्भ में देखिए कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है माइग्रेंट रिफ्यूजी एंड सोसाइटी। इस रिपोर्ट के मुताबिक द हिंदू की डेटा टीम ने एक विश्लेषण पेश किया है
इस विश्लेषण के मुताबिक अगर कोई भारतीय रोजगार के लिए विदेश में प्रवास करता है तो ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि उसके इनकम लेवल में 100% का इजाफा हो जाता है। मतलब जितनी कमाई वह भारत में करता था उसकी 2 गुनी कमाई वह विदेश में जाकर करने लगता है। यानी 30,000 की तनख्वाह पर भारत में काम करने वाला कोई व्यक्ति जब भारत के बाहर जाता है तो वह 60,000 रुपये महीने कमाने लगता है। इस इनकम लेवल तक पहुंचने के लिए जो भारतीय भारत में रह करके काम कर रहा है उसको तकरीबन 20 से 24 साल का ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तो आप ही बताइए कि अगर यह हालत है तो विश्व गुरु का घमंड भरना कितनी खोखली बात लगती होगी। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट बताती है कि वह भारतीय जो रोजगार की वजह से थोड़े से अमीर देश में गए उनकी आमदनी में करीब 118% का इजाफा हुआ। यही आंकड़ा बांग्लादेश और घाना जैसे देशों के लिए 210% और 153% का है। अगर जीवन जीने की लागत को समायोजित कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, तो पता चलता है कि एक नर्स जो फिलीपींस में काम कर रही थी वह जब जर्मनी में जाकर काम करती है तो उसकी आमदनी में 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब यही जो तृतीय जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाती है जिसकी कौशल क्षमता ज़्यादा है वह अगर अमेरिका जैसे देश में जा रहा है तो इसके इनकम लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मगर जिसकी कौशल क्षमता कम है और जो लो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में भारत में रहता है वह भी अमेरिका जैसे देश में अगर जा रहा है तो उसकी इनकम लेवल में तकरीबन 493% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर कोई भारतीय गल्फ कंट्री जैसे कि कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत जैसे देशों में रोजगार की तलाश में जा रहा है तो इसके इनकम लेवल में करीब 118% की बढ़ोतरी दर्ज हो जाती है। अगर संयुक्त अरब अमीरात में चला गया तो इसके इनकम लेवल में 298% की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इसलिए सवाल बनता है कि कितने प्रतिशत लोग जो दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हैं फिर से लौट करके अपने वतन अपने देश में आते हैं। अगर कोई गल्फ कंट्री में कमाना जा रहा है तो उसका भारत में लौटने की जो संभावना है वह ज़्यादा है। मगर जिन भारतीयों को अमेरिका जैसे देश में नौकरी मिल जाती है उसमें से 80% अमेरिका में ही रह जाते हैं, 20% लौट करके भारत में आते हैं। जितने लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के देशों में ढंग की नौकरी कर रहे हैं उनमें से 60% इन्हीं मुल्कों में रह जाते हैं, 40% लौट कर आते हैं। इन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी जान नहीं है कि वह भारतीयों को ही अपने भीतर रोक पाए। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति बार बार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहकर भारत को पुकारें तो यह बात उस व्यक्ति को जो अपना घर परिवार, अपना गांव देहात, अपने आस पड़ोस को छोड़ करके 7 समंदर पार जाता है उसे बहुत ज्यादा खोखली लगती है। अर्थशास्त्री रतिन रॉय लिखते हैं कि भारत का उपभोक्ता वर्ग महज 100 मिलियन लोगों का है। मतलब 140 करोड़ की आबादी में महज 10 करोड़ ऐसी आबादी है जिसकी जिंदगी की जरूरतें और चाहतें कि रिश्ते में जो पैसा है वह रुकावट की तरह खड़ा नहीं होता है। मतलब उसकी जेब में ठीक ठाक पैसा होता है। इस 10 करोड़ की आबादी को अगर आप माइनस कर दीजिए तो बाकी सारी आबादी की हालत इतनी खराब है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता कहीं ना कहीं पर पैसे का जुगाड़ करना बन जाती है कि इतना पैसा तो कम से कम जुगाड़ लिया जाए कि जो छोटी मोटी बुनियादी ज़रूरतें हैं वह पूरी हो जाएं। बहुत मुश्किल से इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं, बहुतों की पूरी नहीं भी हो पाती हैं और जीवन की चाहतों की बात तो इनके लिए आप छोड़ ही दीजिए। इस तरह की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उपभोक्ता वर्ग है उसका आकार बढ़े, वह 10 करोड़ से बहुत ज़्यादा बढ़े। जब उपभोक्ता वर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तभी अर्थव्यवस्था में खपत बहुत ज़्यादा होगी। जब खपत ज़्यादा होगी कारोबार तभी आगे बढ़ेगा। जब कारोबार आगे बढ़ेंगे तभी ढंग का रोजगार मिल पाएगा। नहीं तो मौजूदा वक्त की हालत यह है कि सैकड़ों कारोबारी घराने मिलकर के अरबों की कमाई कर रहे हैं और लगातार अपनी कमाई पर कमाई बढ़ाते जा रहे हैं। और भारत में आर्थिक असमानता, जो इस वक्त की आर्थिक असमानता है, वो ब्रिटिश राज के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यह दूर तभी होगी जब अर्थव्यवस्था में इतना जान हो कि जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें ढंग का रोजगार मिले और उन्हें ढंग का मेहनताना दिया जाए। तभी अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी। तभी ऐसी दशाएं पैदा होंगी कि भारतीय दूसरे देश में जाने से पहले अपने देश में मौजूद रोजगार को ही तवज्जो देंगे। मौजूदा वक्त की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो यही उसका स्वधर्म होना चाहिए कि वह बहस को इस तरीके से मोड़े
इस तरीके से बहस करें कि नीतियां इस तरीके से बने कि सबकी ज़िंदगी मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था में इतना जान भर दे कि भारत की अर्थव्यवस्था भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए सही रास्ते पर निकल पड़े। शुक्रिया।